इनकम टैक्स में इस साल हम बजट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से हमें फोकस करना चाहिए अपनी टैक्स प्लानिंग के ऊपर। पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस में बहुत लोग फंसे हैं, इनफैक्ट बहुत लोगों को नोटिस भी आए, उन सब के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन सीए मिलिंद वाधवानी के साथ मैंने किया है। इस पॉडकास्ट में आपको काफ़ी नॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा और आपके हो सकता है प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो, तो वॉच टिल दी एंड क्योंकि ये पॉडकास्ट भी बहुत धमाकेदार होने वाला है। बजट आने वाला है अभी, और बजट में जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, क्या आम जनता को राहत मिलेगी? क्या इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा? इलेक्शन ईयर तो ये है नहीं सर, तो मुझे नहीं प्रतीत होता कि ऐसे कोई लोक लुभावन बजट होने वाला है। परंतु जिस तरफ से गवर्नमेंट का एक व्यू प्लांट या ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट ने दिया है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेविंग्स बढ़ाने की और गवर्नमेंट का काफ़ी रुझान रहने वाला है। सेविंग्स बढ़े जिसमें कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, कंजम्पशन बढ़े। आपको कीन्स की थ्योरी के बारे में पता ही होगा कि कीन्स की थ्योरी सर ये कहती है कि अगर ₹1 कोई स्पेंड करता है इकोनॉमी में, या कैपिटल आउटले ₹1 से होती है, तो इकोनॉमी 10 टाइम्स ग्रो करती है। मतलब अगर ₹1 कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो इकोनॉमी में घूम के मल्टीपल टाइम्स में ₹10 वापस आते हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गवर्नमेंट का जो ध्यान रहने वाला है वो सेविंग्स बढ़ाने की और कंजम्पशन बढ़ाने की ओर आने वाला है। तो जैसे लास्ट ईयर 12 लाख तक की एक छूट दे दी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब एक स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ा कभी बढ़ा सकें इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए। और कैपिटल गेन्स में मुझे लगता है थोड़ा रैशनलाइजेशन होना चाहिए, थोड़ी छूट कैपिटल गेन्स में बढ़े और स्लैब लिमिट्स में भी थोड़ी फ़ायदा अगर मिल सके तो मुझे लगता है काफ़ी बेहतर रहेगा नहीं, बजट के अगर हिसाब सपोज से। स्लैब लिमिट्स में बेनिफिट दे दिया, जी तो पिछला जो बजट गया उसमें 12 लाख रुपए तक तो गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे दिया। जी जी 24 लाख तक तो 30% का स्लैब भी नहीं दे रहे हैं वो। जी जी उससे ज्यादा भी कर पाएंगे क्या? क्योंकि अगर उससे ज्यादा कर दिया तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू जो एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स होती है, इसमें भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ जाएगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्शन का उतना बड़ा माध्यम नहीं है। आप देखेंगे कि तो गवर्नमेंट की जो मेजर रिसीट्स है दैट इज़ फ्रॉम जीएसटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से बचत होके लोग खर्चा करेंगे, मल्टीपल टाइम्स वो खर्चा होगा, इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा, तो मुझे लगता है एक इकोनॉमी जो 5 ट्रिलियन का गवर्नमेंट का एक ड्रीम है वो हम अचीव कर पाएंगे। 10.4 करोड़ लोग हैं जिन लोग का रिटर्न जमा होता है। जी सर। उसमें भी अगर अपन देखें तो करीब करीब 17 लाख करोड़ रुपए आता है डायरेक्ट टैक्स से। जी और उसमें से कॉर्पोरेट में अगर मैं जाऊं तो करीब 8.5-9 करोड़ आते, 8.5-9 लाख करोड़ आते हैं। जी सर। नंबर तो बड़ा है यार, नंबर इसको अपन छोटा तो नहीं बोल सकते। तो यार यहाँ पे इतने बड़े नंबर पे भी अगर राहत दे दी तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं आएगी? सर गवर्नमेंट को प्रॉब्लम से ज़्यादा मुझे लगता है कंजम्पशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं पुनः मेरी बात दोहरा रहा हूँ कि कंजम्पशन पे अगर ध्यान देंगे तो ही हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, और वो 5 ट्रिलियन वाला एम मुझे लगता है वहीं से ही अचीव हो सकता है। तो आपके हिसाब से मतलब कंजम्पशन बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा, वो पैसे कई बार मल्टीपल टाइम्स इकोनॉमी में वापस आए। केन्स सभी कीन्सियन थ्योरी, सभी को रोजगार मिला, सबकी डिस्पेंसिबल इनकम बढ़ी, और उस आधार पे जब वो इकोनॉमी ग्रो होगी तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक अच्छी ग्रोथ मिल पाएगी और 5 ट्रिलियन का ड्रीम भी हम अचीव कर पाएंगे। क्या लगता है कब तक होगा 5 ट्रिलियन? सर गवर्नमेंट ने 27 तक का टारगेट रखा है। मुझे लगता है आई एम वेरी होपफुल। जिस हिसाब से हम लोग दिन दुगनी रात चौगनी सभी मेहनत कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा असंभव टारगेट नहीं लिया है उन्होंने। अच्छा, बट कैपिटल गेन में क्या राहत मिलनी चाहिए? शेयर्स में जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं तो जी जैसे उनका टैक्सेशन आ गया, अब जी टैक्सेशन में उनको क्या राहत मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या हो सकता है? सर, जो 1.25 लाख वाली लिमिट है, मुझे लगता है उसमें काफ़ी कुछ लाभ और मिलना चाहिए। 1.25 लाख मुझे लगता है कि काफ़ी कम है, और पहले जैसे होता था सेक्शन 1038 की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट ही होता था, फिर उसको 1.25 लाख पे लेके आए हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम 3-3.5 लाख तक तो इसको होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मैं देखता हूँ आज हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल गेन्स में कुछ ना कुछ वो काम कर रहा है। पोस्ट कोविड ये हर घर का एक रेगुलर फिनोमिना है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो एक छोटा ट्रिगर है, जो फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहा है, अपनी पूरी मैं कहना चाहूँगा अपने पूरे परिवार में एक पहली पीढ़ी है जो इस तरीके के उसमें उड़ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट को भी इस तरफ काफ़ी ध्यान देना चाहिए, और इन सबको प्रोत्साहन के लिए मुझे लगता है 2.5-3.5 लाख करीब तक ले जाना चाहिए। क्या लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरा का पूरा एग्जाम कर देंगे क्या पहले जैसे? आई डाउट सर। एक्चुअली पहले क्या होता था कि लोग उसको गलत तरीके से यूज़ करने लग गए थे। काफ़ी सारे कलरेबल डिवाइसेस भी लोगों ने डिवाइस कर लिए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे पूरी छूट तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा रैशनलाइजेशन होना चाहिए। रैशनलाइजेशन, न्यू इनकम टैक्स आने की बात चल रही है। जी
न्यू इनकम टैक्स और ओल्ड इनकम टैक्स में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? वहाँ पे भी इनकम के ऊपर टैक्स लेंगे, यहाँ पे भी इनकम के ऊपर टैक्स लेंगे। क्या कुछ प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, प्रोसीजर चेंज हो रहे हैं, या कुछ एग्जेम्पशन ज़्यादा मिल रहे हैं? क्या डिफरेंस है? सर इसकी थोड़ी जड़ में जाना पड़ेगा। 1961 में ये एक्ट आया है। अब करीब करीब आप मान के चलिए कि 39 इयर्स और 64 इयर्स करीब करीब हो चुके हैं। तो इस समय में मैं यूज़ करना चाहूँगा शब्द अबर्जन्स इतने हुए हैं हर टर्म को लेके, डिस्प्यूट्स काफ़ी बढ़ गए। जो भाषा है एक्ट की, पुराने एक्ट की काफ़ी क्लिष्ट है। तो इस भाषा से क्या होता है, कई बार डिस्प्यूट्स उत्पन्न होते हैं। मेरा इंटरप्रिटेशन एक पर्टिकुलर शब्द को लेके कुछ हो सकता है, आप एक टर्म और एक फ्रेज को किसी दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच में जब डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, और क्या होता है कि जो टैक्स कलेक्शन वो एक उसमें फंस जाता है ना, गवर्नमेंट उसको रियलाइज कर पाती है और टैक्स पेयर भी एक उससे जूझता रहता है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए भाषा को और एक्ट को काफ़ी, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से जो पहले भाषा थी काफ़ी क्लिष्ट थी, तो उसको सरल करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि नए इनकम टैक्स की जो धारणा है वो वाली धारणा है कि चीज़ों को लेके जो टर्म्स की वो क्लिष्टता ना रहे, उसलिए ये एक प्रयास गवर्नमेंट द्वारा तो किया मैं जा ऐसा रहा है। मान लूँ कि वहाँ पे प्रोविजन सेम है, प्रोविजन लैंग्वेज थोड़ी आसान है। आत्मा थोड़ी इजी हो जाएगी। प्रोविजन की आत्मा वही रहेगी, उसको कहने का तरीका इजी, ताकि जो विवाद हो रहे हैं वो विवाद ना हो सर। और एक जो क्या होता है कि इनकम टैक्स एक्ट है, फिर रूल्स है, और एक ही एक्ट की कई कई भाषाएं अलग अलग जगह आ रही हैं, तो फिर उसको एक तरीके से क्लब करने के लिए, ताकि हम उस चीज़ को समग्र रूप से देख सकें। तो समग्र रूप से देखने के लिए जो नया मेरे हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, वो उस दिशा में एक कदम है। प्रोविजंस में कुछ चेंज दिख रहा है? प्रोविजंस में ऐसे अपन अगर देखें तो वैसे कुछ चेंज नहीं है, परंतु पहले क्या होता था, पहले एक्ट होता था, फिर उसका एक्सप्लेनेशन होता था, फिर प्रोवाइजोज होते थे। तो ऐसे करके कई बार क्या होता था कि एक्सेप्शन के एक्सेप्शन, फिर प्रोवाइजोज, फिर एक्सप्लेनेशंस। तो ऐसे में कई बार क्या होता था कि एक आम जनमानस जो था वो कहीं ना कहीं कटा हुआ महसूस करता था। जैसे आप दूसरे देशों में देखेंगे तो जो भी एक्ट होता है, एक वो एक्ट वहाँ की रूरल तो गलत शब्द है, खैर वर्नैकुलर लैंग्वेज में भी होता है। मतलब एक एक्ट हो गया, फिर वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज में भी वो एक्ट होता है। तो जैसे कि विवाद कम से कम हो, आम जनता उस चीज़ को समझ सके, तो इस दिशा में ये एक कदम है कि जैसे हर व्यक्ति उससे जुड़ाव महसूस कर सके, कुछ टकराव की स्थितियां ना बने, विवाद कम से कम हो, सिंप्लीफिकेशन हो, इस दिशा में एक इन शॉर्ट सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से, सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से जो प्रोविजंस है वो नियर टू सेम, मोर और लेस, लैंग्वेज सिंप्लीफाइड, और बाकी जो बेनिफिट्स है वो भी सेम। बेनिफिट्स मतलब मेरा कहना चाहूंगा कि एक्ट की आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, उसको कहने के तरीके में परिवर्तन। पॉलिटिकल पार्टी के जितने डोनेशंस का केस खुल रहा है, लोगों के पास पुराने केसेस खुल रहे हैं, लोग इतना फर्जी काम कर रहे थे क्या कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, कैसे जज करेंगे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सही? किसी ने पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन दे दिया, कैसे जज करेंगे फर्जी है या नहीं? डिपार्टमेंट तो नोटिस दे दिया, तो डिपार्टमेंट बोलता है तुम प्रूव करो कि ये पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन जो आपने किया ये जेन्युइन है या नहीं। तो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिसमें वो पता करे कि जेन्युइन है या नहीं? सर एक्चुअली जैसा आपने कहा, ओनस असेसी के ऊपर ही है, उसे ही ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो मेरा डोनेशन है वो जेन्युइन है, इट इज़ नॉट फेक। तो ऐसे में जो बेसिक एक पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या तरीके हैं जिनसे अपन ये सिद्ध कर सकते हैं कि वहाँ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जेन्युइन है और मेरा जो डोनेशन है वो भी जेन्युइन है। सर एक तो सबसे जो लिटमस टेस्ट मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहला लिटमस टेस्ट ये होगा कि पॉलिटिकल पार्टी के कोई कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा था क्या। इससे बड़ा लिटमस टेस्ट कोई नहीं हो सकता। जब तक चुनाव लड़ेंगे नहीं तब तक वो एलिजिबल नहीं है? नहीं, चुनाव ना लड़ें, एक्चुअली ऐसा भी नहीं होता। कई बार क्या होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज की जो एक मानसिकता होती है, पहले वो लोग जनता के बीच में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी लाते हैं, फिर वो लोग चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे में अगर किसी ने चुनाव लड़ा है तो उनका केस ज़्यादा बेटर फुटिंग पे, आई वुड से। बेसिकली जो ध्यान देने योग्य बातें ये होती हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का कोई ऑफिस हो, वो लोग की कोई वेबसाइट हो जहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ प्रदर्शित हो रही हों, डोनेशन जो है वो बैंकिंग चैनल के माध्यम से हुआ हो। इसके अतिरिक्त कई बार जो एक ट्रिगर पॉइंट ये भी होता है कि कोई व्यक्ति अपनी सैलरी का कितना % डोनेट कर रहा है। तो एक बोलते हैं प्रूडेंट पर्सन टेस्ट,
कि तो क्या 10 लाख रुपए की किसी की सैलरी है, हाँ, उसको कितना डोनेशन करना है? मेरे हिसाब से सर प्रूडेंट पर्सन टेस्ट या प्रूडेंट पर्सन टेस्ट कई बार कोर्ट्स ने इसको मान्य नहीं भी करा है, पर डिपार्टमेंट का एलिगेशन हर बार वो प्रूडेंट पर्सन टेस्ट पे आके रुक जाता है। वो लोग हर बार ये कहते हैं कि वुड अ प्रूडेंट पर्सन मेक अ डोनेशन ऑफ सैलरी ऑफ सच एन एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट। ठीक है, प्रूडेंट पर्सन क्या होगा? प्रूडेंट पर्सन की कोई भी पर्सन विद रैशनल माइंड, अगर किसी एसएससी ने कोई ट्रांजैक्शन ही हैज अंडरटेकन दैट ट्रांजैक्शन, तो वुड अ प्रूडेंट पर्सन आल्सो अंडरटेक द सेम ट्रांजैक्शन इन द सेम मैनर। अच्छा, मतलब इन शॉर्ट वाजिब है या नहीं, हाँ, कोई आदमी इतना दिमाग से लगाएगा कि नहीं, बराबर कर रहा है या नहीं। 10 लाख की सैलरी पे कोई अगर प्रूडेंट पर्सन क्या 7-8 लाख डोनेट कर देगा, क्या 5 लाख डोनेट कर देगा, प्रूडेंट पर्सन टेस्ट का मतलब ये है। ओके ओके। तो एक रैशनल अमाउंट हो। कई बार क्या होता है कि डोनेशन ऐसा हो गया, एक ही पर्सन ने एक ही साल में 3 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करा, और तीनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। एक पार्टी सेंटर जा रही है, एक की विचारधारा लेफ्ट है, एक की विचारधारा राइट है। ऐसे में भी शंका पैदा होती है। नॉर्मल मिडिल क्लास व्यक्ति एक ही समय पे कई सारी पार्टियों को डोनेट नहीं करता। क्या बात कर रहे हो? मतलब अगर सपोज मैंने रूलिंग पार्टी को डाल दिया डोनेशन, मैंने ऑपोजिशन को भी डाल दिया, और एक पार्टी जो अभी बनी है उसको भी डाल दिया, तो भी एक क्वेश्चन आ जाएगा मेरे ऊपर। सर बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि आपकी विचारधारा आप हर साल या एक ही साल में कई बार थोड़ी चेंज करेंगे। बराबर है। तो ध्यान रखने योग्य बातें यही हैं कि एक रीजनेबल अमाउंट ही व्यक्ति डोनेट करे, बैंकिंग चैनल के माध्यम से डोनेशन हो, उसका उसकी प्रॉपर रसीद हो, पॉलिटिकल पार्टी का पैन हो, धारा 29A का एक रजिस्ट्रेशन होता है वो देखते हैं, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड हो, वो अपना रिटर्न प्रॉपरली फाइल कर रही हो। अगर ये सब है तो एक मुझे लगता है कि वी कैन बिल्ड अ प्रॉपर केस आउट ऑफ दिस। एचआरए के ऊपर बात करते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि एचआरए के डिडक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आता है। बिल्कुल आता है सर। नॉर्मली लोग करते हैं ऐसा है कि अगर घर में ही रह रहे हैं तो अपनी मॉम के या डैड के नाम पे घर है तो उनको एचआरए की जगह रेंट दे दिया, उनको एम्प्लॉयर से रेंट मिला, घर वालों को रेंट दे दिया। जी सर। बीच में कुछ केस आए थे जो डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर भी क्वेश्चंस उठाए हैं। हाँ सर, डिपार्टमेंट का काफ़ी ध्यान है, पर तो वैचारिक स्तर पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप देखेंगे तो विदेशी देशों में भी कई बार ऐसा होता है कि हर व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन करता है। हमारे भारत में भी हर व्यक्ति अपने परिवार में कंट्रीब्यूट करता है। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर कोई पुत्र अपने माता पिता को रेंट के रूप में कुछ दे रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं, डिपार्टमेंट बोला तुम्हारे घर के अंदर ये पैसा है, तुम सिर्फ इसको रूट कर रहे हो। सर इनकम टैक्स की जो धारा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि द टेनेंट और द पर्सन हु इज मेकिंग पेमेंट ऑफ रेंट, ही शुड ऑक्यूपाई दैट प्रॉपर्टी। 2 कंडीशन है मात्र। फर्स्ट, ही शुड ऑक्यूपाई दैट प्रॉपर्टी। सेकेंड, एक्चुअल पेमेंट ऑफ रेंट मस्ट बी देयर। देयर इज नो सच एक्सेप्शन दैट यू कैन नॉट पे रेंट टू योर फैमिली मेंबर। इसमें भी जैसे मैंने पहले बताया, अगर व्यक्ति कुछ ध्यान रखने योग्य बातों का ध्यान रखे तो डिपार्टमेंट के एलिगेशन को हम बहुत इजीली डिसलॉज कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स को रेंट कौन देता है यार? सर अपन वैचारिक रूप से मेरा एक इस पे जो कहना है, पेरेंट्स आज कोई भी व्यक्ति जो अर्निंग है 20-25 साल की उसकी एज होगी, पेरेंट्स भी ढलती एज में है। ऐसे में वो लोग भी अगर नहीं कमा पा रहे हैं और व्यक्ति अगर घर में ही कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसमें गलत क्या है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। गलत है मतलब ये एडजस्टमेंट हुआ, जेन्युइन एक्सपेंस तो हुआ नहीं। सर मैं कुछ समय पहले यूएस भी गया था। मैं अपने फ्रेंड के घर गया, जिस दिन हम लोग अपने फ्रेंड के यहाँ से रह के निकले, मुझे उस समय इस चीज़ पे अचरज भी हुआ था, परंतु सत्य है उसने अपने पेरेंट्स को एक्सपेंसेस में खर्चा दिया था, तो मुझे उसमें कुछ गलत प्रतीत नहीं हो रहा। गलत प्रतीत? अब जैसे ठीक है, यूएस की धारणा की बात कर ले तो वो तो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया यार। वहाँ पे अपने माँ बाप से वैसा प्यार थोड़ी जैसा अपने को रहता है। जी। इंडिया में तो हम लोग इतने इमोशनल अपने पेरेंट्स को लेके। सर मैं जब इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इमोशनलिटी अरे अलग क्या बात जगह कर रहे हो रखेंगे और यार? लीगैलिटी अलग रखेंगे। मतलब इमोशन, अगर इनकम टैक्स बात करें तो इमोशनल हटा दो ऐसा। सर अपने को जो कानून की धारा है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। वो धारा मात्र 2 चीज कहती है। पहला, द टेनेंट मस्ट बी ऑक्यूपायर एंड ही मस्ट हैव पेड एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट कैसे सिद्ध होगा या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने योग्य है, अपन वो आप अगर अलाउ करें तो अपन वो डिस्कस बिल्कुल करें। बताइए। मेरे हिसाब से सर सबसे पहले जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि रेंट का जो पेमेंट हो रहा है दैट मस्ट अगेन बी रीजनेबल। ऐसा नहीं हो कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में अगर रेंट सपोज 15,000 चल रहा है और कोई व्यक्ति 50,000 का पेमेंट कर रहा है, रेंट मस्ट बी रीजनेबल। पेमेंट जो हो वापस बैंकिंग चैनल के माध्यम से हो, राउंड ट्रिपिंग ना हो। राउंड ट्रिपिंग मतलब उदाहरण के लिए मैंने लैंडलॉर्ड को पेमेंट करा और उसने मुझे पलटा के वापस दे दिया, वो बैंक स्टेटमेंट में ही प्रदर्शित दिख हो रहा जाता है। ठीक है। कैश के माध्यम से ना हो तो बेहतर।
इसके अतिरिक्त जो लैंडलॉर्ड है वो अपनी इनकम में इस इनकम को रिटर्न में इस इनकम को ऑफर करे, ये सबसे बड़ा प्रूफ है सर। ऐसा भी ना हो कि उसी एरिया में या उसी शहर में आपका खुद का मकान हो और आप किराए से भी रह रहे हो। तो इसके अलावा अगर रेंट रिसीट्स आपको मिल जाए, कोई प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट हो, अगर मंथली पेमेंट हो, कई बार क्या होता है ऐसा देखने में आता है कि साल में एक ही बार में कंसोलिडेटेड पेमेंट कर दिया, तो अगर ये सब मुझे लगता है व्यक्ति ध्यान रखे तो डिपार्टमेंट का एलिगेशन डिसलॉज किया जा सकता है। मतलब जेन्युइनिटी दिखा दो सर परिवार में कंट्रीब्यूट तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को करना करता ही चाहिए। है। आप इस तरीके से ना करें किसी और तरीके से, पर कंट्रीब्यूट तो व्यक्ति करता ही है। और माँ बाप की भी ढलती आयु में अगर उनको अपन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनका सम्मान भी बना रहेगा। और जो आपने इमोशनैलिटी की बात करी सर, तो कहीं ना कहीं एक समाज का जो स्तर है वो भी अच्छा रहेगा और सुचारू रूप से व्यवस्था भी काम कर सकेगी। टैक्स प्लानिंग हो या टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस, सर दिस इज नन ऑफ दिस इज वी मस्ट रिकॉग्नाइज द ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी and we must take part into that in that manner only. This is not planning, this is actual practice which is happening in our homes also. ओके। दुबई में लोग रियल एस्टेट खरीद रहे हैं और रियल एस्टेट खरीदने के बाद में एज ऑफ नाउ दुबई से इंफॉर्मेशन भी मांगी जा रही है। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन इसलिए मांगी जा रही है कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे असेट खरीदा है, जिसको फॉरेन असेट के नाम से जान रहे हैं जी। और ये जानने के बाद में ये वाली चीज़ तो अभी दुबई से अपन इन्फॉर्मेशन मंगा रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड से क्यों नहीं मंगाते? स्विट्ज़रलैंड पे तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। स्विट्ज़रलैंड में जब हम बोल रहे थे, जब सरकार आई थी तब बहुत क्लियरली एक चीज़ बोली थी कि सारा काला धन वहाँ से लेके आएंगे। अभी ये वाला पॉइंट क्यों नहीं आ रहा है और स्विट्ज़रलैंड से इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही? सर 2014 के पहले जो गवर्नमेंट ने कहा था काला धन आएगा 15 लाख, जिसको बाद में जुमला काफ़ी लोग कह रहे थे कि तो एक जुमला ही रह गया, दिस वॉज अ रेटोरिक। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये अगर किसी के मिसकंसेप्शन है कि स्विस गवर्नमेंट डाटा शेयर नहीं कर रही है तो ही और शी इज़ हाईली मिस्टेकन। जून 2025 में एक प्रेस रिलीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी करी जिसमें ऐसा कहा गया कि मीडिया में ऐसे क्लेम्स हैं कि स्विस गवर्नमेंट या स्विस अथॉरिटीज़ दे आर नॉट शेयरिंग डाटा विद अस। तो देयर इज अ एग्रीमेंट विच इज़ इन प्लेस विद द स्विस अथॉरिटीज़। वो लोग रेगुलर बेसिस पे डाटा शेयर करते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि 20,000 करोड़ के फॉरेन असेट्स के बारे में गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन है। गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स के साथ ये असेट जब जानकारी शेयर करी तो 1,000 करोड़ से ज़्यादा की इनकम टैक्स पेयर्स ने डिस्क्लोज करी भी है। तो जितना डाटा दुबई से शेयर हो रहा है उतना ही डाटा स्विस अथॉरिटीज़ भी शेयर कर रही हैं। तो वी मस्ट नॉट बी इनटू एनी मिसकंसेप्शन ऑफ दैट सॉर्ट। तो आपके हिसाब से वो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, और वेल डॉक्यूमेंटेड है, प्रेस रिलीज पब्लिक डोमेन में है। ऐसा नहीं लग रहा है जो हिसाब से फिगर्स आ रहे हैं उस हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब एक छोटा सा अमाउंट दिखा रहे हैं कि हाँ चलो काम चल रहा है? छोटा सा अमाउंट दिखा रहे हैं, जैसे अभी आपने 2,000 करोड़ के ऊपर बात करी, 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ का इंफॉर्मेशन मांगा है। 20,000 करोड़ के फॉरेन एसेट्स के बारे में गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन है। नहीं, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सीए की प्रैक्टिस आपके हिसाब से फ्यूचर उसका क्या लग रहा है आपको? क्या अभी और स्कोप बनेगा या और स्कोप गिरेगा? सर मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड्स का भविष्य बड़ा उज्जवल है। एक जेस्टेशन पीरियड जरूर शुरू में होता है कि जब एक 5 से 7 साल 10 साल व्यक्ति को लगता है अपने आप को एस्टैब्लिश करने में। उसके बाद मुझे लगता है कि अ पर्सन कैन फ्लरिश फिनोमिनली। एक वो पीरियड अगर कोई व्यक्ति निकल जाए तो मेरे हिसाब से भविष्य काफ़ी सीए प्रैक्टिस का उज्जवल है। कई बार जैसे आजकल एआई के कारण लोगों को लगता है कि प्रैक्टिस में उतना स्कोप नहीं है। तो मुझे हमेशा से मेरा विजन क्लियर है कि एआई एक टूल है जिसके माध्यम से हम अपनी लाइफ आसान कर सकते हैं, हमारी जो ऑफिस की प्रैक्टिसेस है उसको बेटरमेंट कर सकते हैं, परंतु दिस विल हेल्प इन द लॉन्ग रन। हमारा वो भाई जो एआई की प्रैक्टिस, एआई के थ्रू अपनी प्रैक्टिस को नहीं चेंज कर रहा या उसमें बेहतरी नहीं कर रहा, वो अवश्य पीछे रह जाएगा। परंतु जो एआई को अपने ऑफिस में यूज़ कर रहा है वो ज़रूर आगे निकल जाएगा, और हो भी रहा है सर। जिस पल पे कंप्यूटर आया था उस समय भी जनता के मन में ये भविष्य था कि आगे चल के इससे जॉब्स पे इम्पैक्ट होगा। फिर इंटरनेट के समय फिर ये प्रश्न उत्पन्न हुआ, अब एआई के समय फिर वो प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एआई हमारे लिए बेहतरी का एक साधन है, और जितना हम इसे अच्छे से यूज़ कर पाएंगे हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने ही वाला है। लास्ट पॉडकास्ट में आपसे एआई से रिलेटेड बात हुई थी एंड थैंकफुली वो रील वायरल भी हुई थी। बट यस, अभी भी वही टूल्स हैं जो अपन पहले भी बात किए थे, वही टूल्स हैं और नए टूल्स आए हैं आपके हिसाब से? लास्ट टाइम जो बात मेंबर्स के लिए, सीए मेंबर्स के लिए विशेषकर, हमारी इंस्टीट्यूट ने क्या करा सर कि चैट जीपीटी के
नॉलेज बेस के ऊपर अपना सारा नॉलेज बेस अपलोड कर दिया। और इन्फ्रेंस इंजन जो है वो चैट जीपीटी का ही है। तो आज हर मेंबर्स के पास वो सारा ज्ञान है जो आज तक का इंस्टीट्यूट का जितना लिटरेचर था उन्होंने अपलोड कर दिया। तो जब आप आज चैट जीपीटी से कोई प्रश्न पूछेंगे तो वो बिल्कुल सही उत्तर देगा, और उसके पास वो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जो एक मेंबर अपने दिमाग में रन करता है। अच्छा। तो काफ़ी सी ए जीपीटी इज समथिंग फिनोमिनल विच इज़ ह्यूज एड टू द मेंबर्स, आई वुड से। तो सी ए जीपीटी यूज़ करना चाहिए हर प्रैक्टिसिंग मेंबर को? अगर वो यूज़ करता है तो उसकी एफिशिएंसी मल्टीफोल्ड बढ़ेगी। एक लडाइट्स करके टर्म सुनी है सर आपने? नहीं, बताइए। आज से 200-300 साल पहले जब पहली बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, उस समय जो लोग मशीन्स आने का विरोध कर रहे थे तो उन्हें लडाइट्स कहते हैं। अच्छा। अब ये लडाइट्स हर बार जब कोई वाटरशेड मोमेंट आता है, हर बार वो अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो अगर जनता नहीं इवॉल्व करती उस समय तो आज हम आज से ही कपड़े सूखते रहते सर, और आगे नहीं बढ़ पाते। तो जो 300 साल में एक इवोल्यूशन हुआ है, अगर उस विरोध को हम करते रहते तो आज इवॉल्व नहीं हो पाते। तो समय के साथ अगर हम अपनी वर्किंग में परिवर्तन नहीं करेंगे तो सर हम लोग आउटडेटेड हो जाएंगे। तो इफेक्टिवली सी ए जीपीटी ये एम्प्लॉय जो है सी ए उन लोग के काम कर सारे मेंबर्स के लिए है सर, सारे मेंबर्स के लिए है। और जैसे कई बार मेंबर्स कहते हैं कि एआई आने के बाद क्या, तो मैं कहता हूँ सर ऑटो पायलट की खोज होने के बाद भी टर्बुलेंस में एक कुशल पायलट ही विमान को निकाल सकता है। हाँ। तो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में तो एआई काम करता है, बराबर, पर क्या किसी टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में एआई उतने सुचारू रूप से काम कर पाएगा जितना एक कुशल दक्ष मेंबर कर पाएगा? तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जहां मेंबर ही अच्छे से कार्य कर सकता है, एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप अगर लिबर्टी दें तो हाँ, बताइए। पहले हमारे ऑफिस में हम काफ़ी सारी ड्राफ्टिंग का काम करते थे। एआई आने के बाद ड्राफ्टिंग का काम काफ़ी कम हो गया, परंतु मुझे ऐसा मानना है काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं सर जहाँ जो काम है वो जस का तस रहेगा किंतु बढ़ेगा भी। जैसे कि आप रिप्रेजेंटेशन का काम कभी कम नहीं होगा। कोई व्यक्ति अगर आर्ग्यूमेंट करने में या प्लीडिंग्स करने में बेहतर है तो उसको कोई एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। रिसर्च करना एक ऐसी स्किल है जो एआई हैलुसिनेट्स, उसका मतिभ्रम होता है सर। तो कई बार एआई ऐसे केस लॉज देता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन ऐसी फाइल हुई थी जिसके अंदर 180 गलत केस लॉज कोट किए गए थे। मैटर अभी सब जुडिस है इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा। तो एआई ने 180 गलत साइटेशन दिए, ऐसे केस लॉज दिए जो एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। तो जो एडवोकेट था वो गया हुआ था क्या? उसको समझ नहीं आया कि कई गलत रीचेक करी नहीं? हम लोग क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी, जैसे कक्षा 9th में एक जो बात मैंने कभी सुनी थी कि टेक्नोलॉजी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। तो आपको हमेशा उसे वो फर्स्ट ईयर आर्टिकल के जैसा अगर ट्रीट करेंगे, हर बार उसका काम चेक करेंगे तो गलती नहीं होगी। नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट करना ही चाहिए ना अगर एआई है तो। हाँ सर, वो इनहेरेंट चेक अपने को खुद के ऑफिसेस में खुद लगाने पड़ेंगे। तो अगर इस तरीके से ये कुछ ऐसी फील्ड्स है, मुझे लगता है कि एआई आएगा तो भी इन कामों पे कभी कोई परेशानी नहीं। सर्जरी के लिए व्यक्ति हमेशा सर्जन के लिए जाएगा। इंटरपर्सनल स्किल्स की जहां बात आएगी उसमें भी कोई एआई किसी को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। नहीं, सर्जरी में तो अभी एआई आ रहा है सर। रोबोटिक सर्जरी अगर आप उस तरफ ले सर, तो वो एड है, अल्टीमेटली कर वो सर्जन ही रहा है। खैर ये थोड़ा डिबेटेबल हो जाएगा आगे पीछे जाके, बट खैर मिलिंद, इट वाज अगेन हैविंग नाइस, आप आए, बहुत अच्छा लगा इस पर्टिकुलर शो पे अगेन। Always whenever we talk on a very different segments, different points, but yes, because income tax आपका expertise है और इनकम टैक्स के अपील्स के आप केसेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उन सब मुद्दों के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही साथ बीइंग इनटू प्रैक्टिस, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इनटू प्रैक्टिस, हमेशा वो आपसे एक क्वेश्चन पूछने का मेरा हमेशा एक क्वेश्चन, मतलब एक मुद्दा रहता ही है कि प्रैक्टिस का फ्यूचर आप लोगों को कैसा लगता है। अगर आप लोगों को फ्यूचर ब्राइट लग रहा है तो मेरे को लगता है कि फ्यूचर आईसीआई का भी ब्राइट है। सो थैंक यू फॉर कमिंग मिलिंद। It is always nice to have you in my show, and whenever I ask you to come, you are always there on the show. Thank you for coming, Milind. Thank you. सर, मुझे हर बार आके इतनी खुशी होती है कि आप मुझे हर बार जब भी आपने बुलाया मैं बहुत खुशी से आता हूँ, और I look forward to more such podcasts. Always. Thank you.